अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है नैयरा की। नैयरा का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि जो अंडर 13 बच्चे और बच्चियां हैं, अगर वो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं या उस वीडियो की आवाज़ सुन पा रहे हैं तो उनको दूर कर दें। नैयरा एक 5 साल की बच्ची, समझ लें उस 5 साल की बच्ची ने मुझे ये कहानी सुनाई। अब नैयरा की जो उम्र है वो 30-31 साल है और वो खुद एक बच्चे की माँ है। ये वाक़या सुनाते हुए मैं उसकी लरसती हुई आवाज़ और उसमें खौफ नहीं था लेकिन एक चीख मौजूद थी। उसके अल्फाज ये थे कि आज ये कहानी, ये बात मैं अपने भाइयों, अपने अपने माँ बाप, दीगर जो इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं, उनसे चीख चीख कर सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बचाया। नैयरा का ईयर ऑफ बर्थ यानी कि साल पैदाइश 1996, 5 साल की उम्र उसकी जब हुई, साल था 2001। नैयरा की रूट्स अगर देखा जाए, आबाओ अजदाद अगर देखा जाए तो पंजाब से उन लोगों के बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ था और कई दहाइयों पहले वो लोग माइग्रेट करके कोयटा, बलूचिस्तान शिफ्ट हो गए थे। एक्सेंट से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनकी रूट्स पंजाब की हैं और यही नैयरा से बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पश्तून स्पीकिंग लग रही थी। ये वाक़या भी कोयटा का है। नैयरा बताती है, कहती बहुत से वाक़यात इसमें ऐसे हैं जो बड़े होके मुझे क्लियरली पता लगे। उस वक्त बड़ा धुंधला इमेज था लेकिन क्योंकि मैं 5 साल की बच्ची में समझ होती है थोड़ी बहुत, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी यार कि 5 साल की बच्ची ने कैलकुलेट कैसे किया कि ये कैसे हो रहा था। जब हम एक ही घर में बड़े हो रहे होते हैं, कि ख़ानदान में बड़े हो रहे होते हैं, आपको पता लगता है यार उन दिनों में जब ये इतने साल की थी, वो इतने साल का था, तो उस वक्त ये हुआ था। ये एक जॉइंट फैमिली थी। नैयरा का 2 साल बड़ा भाई और नैयरा की वालदा, नैयरा के वालिद और नैयरा की दादी। ये एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी और काफ़ी बड़ा घर था कोयटा में, क्योंकि नैयरा के वालिद एक जाने माने उस दौर के सरकारी मुलाजिम थे। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अहम किरदार था उनका। नैयरा की 2 फुप्पोएँ थीं। इन फुप्पों का जिक्र इस कहानी में थोड़ा सा लिंक्ड है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वो दोनों फुप्पो जो थीं वो सरकारी मुलाजिम वो भी थीं और गालबन किसी सरकारी स्कूल में टीचर्स थीं। 2001 में नैयरा की दादी को शुगर का मरज़ तशख़ीस हुआ। अवेयरनेस की कमी, उस वक्त इंटरनेट एक्सेस इतना नहीं था और बहुत सी चीज़ें लोगों को उस अंदाज में नहीं पता थी जैसे आज शुगर यानी कि डायबिटीज़ या ज़ियादतीस के मरज़ के बारे में लोगों को आगाही है। उन्होंने परहेज़ नहीं किया और कुछ हफ्तों में उनको जब डॉक्टर से डिटेल चेकअप हुआ इस वजह से कि उनके पैर में एक छोटा सा दाना हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोगों ने ना परहेज़ किया और ना प्रॉपर इसकी अद्वियात ली, चेकअप भी नहीं कराया, तो ये तो एक बहुत बुरी कंडीशन है इनके पैर की, हो सकता है इनके पैर काटना पड़ जाए। कुछ अरसे में यही हुआ कि इनकी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि वो पैर काटना पड़ा। पैर काटने के बाद वो जितना पैर काटते जाते फिर ऊपर वो फैलता जाता और वो एक नासूर की हैसियत इख्तियार करता जाता। तो नैयरा बताती है कि वो जो दाना हुआ था उनको, उस तशख़ीस के बाद तकरीबन 3 या 4 महीने ही वो जी पाई। इस बीच में वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई क्योंकि पहले पैर कटा, फिर ऊपर से थोड़ा सा और मज़ीद टांग कटी और वो चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि इन्होंने वक्त पे ना परहेज़ किया, ना अद्वियात इस्तेमाल की। नैयरा के जो वालिद थे अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। इसके अलावा नैयरा की 2 फुप्पोएँ यानी कि नैयरा की दादी की 2 बेटियाँ भी थीं। वो सरकारी मुलाजिम भी थीं और उन पे वो इतना डिपेंड भी नहीं करती थीं। सारी जो जिम्मेदारी थी नैयरा की दादी की, वो नैयरा के वालिद साहब और नैयरा की वालदा, क्योंकि जी वो इकलौते बेटे की बेगम यानी कि इकलौती बहू घर की, तो वो चाहे ख्याल रखना हो सेहत के हिसाब से। नैयरा की दादी की एक वक्त में हालत ये हो गई थी कि जी वो स्टूल पास करवाना भी है तो बिस्तर पर ही हैं, वो वहीं पर ही नैयरा की वालदा उनकी खिदमत करती थी, खाना पिलाना हर चीज़ नैयरा की वालदा किया करती थी, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। कभी कभी उनको बच्चों का भी होश नहीं होता था। अच्छा, इनका घर में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। 1/3 हिस्से पे घर बना हुआ था कोयटा में, 2/3 पे एक सहन था, बहुत बड़ी जगह जिसमें एक छोटा नहीं, अच्छा एक बड़े से एरिया में एक साइड पे छोटा सा बाग भी था और इसके साथ एक स्टोर रूम बना हुआ था। बेटे ने खिदमत की, बहू ने सबसे ज़्यादा खिदमत की। बेटे ने क्या खिदमत करनी थी, बहू ही सब सारी खिदमत करती थी, वही ख्याल रखती थी। और ये साल 2001 की बात हो रही है। इसमें आप समझ सकते हैं इंटरनेट का दौर नहीं है, बहुत सी चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह आज चीज़ें मौजूद हैं, लोगों को पता है। नैयरा कहती आए दिन मेहमानों का रश रहता क्योंकि घर की बुज़ुर्गों में से चंद ही बुज़ुर्ग बचे थे, उनमें से एक नैयरा की दादी भी थी और
3 महीने या 3.5 महीने जो ज़िंदा रहीं, ये मरज़ की तशख़ीस होने के अपने मात से लेके उनकी मौत तक, उनके इंतकाल तक, तो रोज़ाना कोई ना कोई करीबी या एक्सटेंडेड फैमिली से कोई ना कोई आ रहा होता था। कभी कभी बैरून मुल्क से लोग आ रहे होते थे मिलने के लिए। जब लोगों को पता लगा कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, अब बिल्कुल ही बेड रिडन हो गई हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, तो कह रही मेरी माँ की जो ड्यूटी थी वो 3 हिस्सों में बढ़ गई थी। घर को संभालना, घर की साफ़ सफाई, बाकी चीज़ें, गो के नौकरानी थी। इसके बावजूद फिर मसरूफियत बहुत यूँ बढ़ गई कि सास का भी ख्याल रखना और इस तरह ख्याल रखना कि खाना पीना एक बच्चे की तरह वो उनको ट्रीट करना पड़ रहा था। वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। और फिर उसके बाद तीसरी जिम्मेदारी बन गई कि रोज़ाना सुबह में कोई अलग फैमिली आ रही होती थी, शाम में कोई अलग फैमिली, तो उनके लिए खाने के अरेंजमेंट से करने लगे, पूरी मेहमानदारियाँ चलती थी। उसको भी कह रही मेरी वालदा को देखना पड़ता था। मेरे वालिद साहब उन दिनों सरकारी मुलाजिम, जो मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अहम किरदार था। तो एक दूसरे शहर में उनका तबादला हो गया था और वो शहर कोयटा से कोसों दूर था। तो अब आप समझ लें कि अगर एक इमोशनल या फिज़िकल एक डिपेंडेंसी हो सकती है अपने किसी पार्टनर के ऊपर, वो भी मौजूद नहीं थी। अकेली बैठ के नैयरा की वालदा को ही सारी चीज़ें देखनी थी। नैयरा बताती है जब हम देखते थे कि जी इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, तो कभी उनके बच्चे साथ आ रहे हैं, कुछ हमारे 1-2 कज़न्स की फैमिलीज़ मोहल्ले में ही रहती थी, तो वो खेलने आ जाया करते थे। अब मेरी अम्मा को, नैयरा बताती, मेरी अम्मा को हमारा, यानी कि मेरे बड़े भाई जो 2 साल बड़ा मुझसे था, बड़ा भाई था, और मेरी को पता ही नहीं होता था। अक्सर हम लोग खेल रहे हैं, मजी खेल रहे हैं, और ना खाने का होश ना पीने का होश। तो एकदम याद आया तो जी एकदम हमें बिठा के खाना खिला दिया गया, कपड़े चेंज करा दिए गए। लेकिन वो दादी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रह रही थी। नैयरा बताती है कि मेरा एक कज़न था, इसका कज़न का मैं फ़र्जी नाम ले रहा हूँ, अदील। अदील की एज, वो भी इसको सारी बातें बड़े होकर अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त कितने साल होगा, कितने साल का होगा। वो कहती है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और आजकल बहुत बड़ी पार्टी लोग उनको अगला प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो कहती हमारे ख़ानदान में जब बातें होती थी ना, तो मुझे एज उसकी इस वजह याद है कि उसको कहते थे कि इसका ईयर ऑफ बर्थ वही है जो इस पॉलिटिकल शख्सियत का है। अदील की बात कर रहा हूँ कि इसका ईयर ऑफ बर्थ वही है जो उस पॉलिटिकल शख्सियत का है, और उस पॉलिटिकल शख्सियत का ईयर ऑफ बर्थ 1988 है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें 13 साल का होगा वो अदील। और वो खेलने आ जाता था, और हमारे बाकी कज़न अगर कोई मेहमान आए तो उनके बच्चे, अब उनमें मुश्किल से मैं ही अकेली लड़की होती थी और मैं 5 साल की थी। और वो हमारा जो कज़न अदील, जो हमारे मोहल्ले में ही रहता था, हमारा रिश्तेदार भी था, वो बार बार हमारे घर किस वजह से आता था वो आपको इस कहानी में आगे चल के अंदाज़ा होगा। वो सिर्फ खेलने नहीं आता था, उसका मकसद एक और भी था। कह रही हूँ करता क्या था कि बाकी जो बच्चे छोटे थे, अब सब, अदील 13 साल का है, बाकी सब 5 साल के, मेरा भाई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई उससे छोटा, तो सबसे वो कहता था कि भाई मैं तुम्हें टास्क दूंगा कि तुमने ये काम करना है, इतनी देर में मैं, यानी कि नैयरा, कि वो मुझे चीज़ दिला कर लाएगा। यानी कि अदील, नैयरा, अदील की उम्र जो 13 साल है, नैयरा जो 5 साल की, जिसने मुझे कहानी सुनाई कि वो मुझे चीज़ दिला कर लाएगा और इतनी देर में सब वो टास्क पूरा करेंगे, और जब तक हम चीज़ लेकर आएंगे दुकान से, वो तमाम के टास्क आके चेक करेगा कि पूरे हुए कि नहीं हुए। कह रही रोज़ाना का ये गेम बन गया था। चीज़ दिलाने ले जाता कहाँ था, मैंने आपको बताया ना कि सहन है, बहुत बड़ा सहन था इनके घर का कोयटा में, और एक तरफ बागीचा था, बागीचा के साथ एक स्टोर रूम बना हुआ था। अब आजकल आपने टैंक्स देखे, ओवरहेड वाटर टैंक्स जो है, वाटर रिजर्वॉयर्स जो लोगों ने घर पे लगाए हैं, ब्लू कलर के होते हैं। पंजाब में भी, कराची में भी तो बहुत ही होते हैं। लेकिन उस दौर के कोयटा के जो रिहायशी हैं उनको याद होगा कि पुराने स्क्वायर शेप लोहे के टैंक्स हुआ करते थे जो पानी के स्टोरेज के लिए लोग रखते थे। वो कह रहे हैं जी पुराना एक टैंक था जो स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। स्टोर रूम ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद था, स्टोर रूम 2 तरफ से खुला हुआ था, एक 2 तरफ से दीवार थी, यानी कि एल शेप में दीवार थी, एल शेप में खुला हुआ था वो। तो वहाँ वो टैंक रखा हुआ था और उसने बना लिया था कि इस टैंक के पीछे एक दुकान है, मैं वहाँ लेके जाऊँगा इसको, नैयरा को, और इतनी देर में तुम लोगों ने सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। ये वो बच्चों को खेल सिखाता था। कह रही मुझे पहली बार ये चीज़ हुई तो वो क्या वाक़या था वो उसने बयान किया। नैयरा कह रही है कि मुझे ये ले गया पीछे कि जी मैं तुम्हें चीज़ दिलाने ले जा रहा हूँ। अब 13 साल का लड़का है, इंटरनेट है नहीं, बहुत सी चीज़ें उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, उसको कैसे पता थी चीज़ें कैसे नहीं। कह रही उसने मेरे साथ वो हरकत की जिसके पैनिक अटैक मुझे आज 30-31 साल की उम्र तक भी आते हैं। मैं ये सोचकर लरस जाती हूँ आज भी, क्योंकि उस वक्त जो मुझे मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा, जो टॉर्चर दिया गया, वो मेरे दिमाग से उसका असर आज भी ज़ाइल नहीं हो सका है।
और मैं चीख चीख कर बोलना चाहती हूँ कि मुझे क्यों नहीं बचाया उसने। वो करता क्या था कि 3 से 4 मिनट के लिए इसको उस टैंक के पीछे ले जाता था और वो खेल का हिस्सा बनाया हुआ था इसने, और वहां ले जाके इसके साथ ताल्लुक बनाता था। एक 13 साल का बच्चा एक 5 साल की बच्ची के साथ। और कह रही है कि मुझे बड़े होकर अकल आई कि वो तो ताल्लुक बनाता था, और बिल्कुल गैर फितरी जो जबरी ताल्लुक होता है, जो मैं उसको कैसे डिफाइन, मतलब मैं खुले अल्फाज में कहना नहीं चाहता, जो सिर्फ लड़कों के साथ पॉसिबल, मेरे मुंह में खाक, वो बदफेली हम के वाक़यात आजकल जो हम सुनते हैं वो लड़कों के साथ पॉसिबल है। तो कह रही मेरे साथ उस रास्ते से वो काम करता था, और 3 से 4 मिनट में वो फिर आ जाता बाहर कि जी टास्क कंप्लीट हो गया, और बाहर आके बच्चों से वही खेल जुड़ान, जी तुमने क्या किया क्या किया। कह रही मेरे साथ ये रोज़ाना होने लगा था और काफ़ी अरसे तक हुआ। कह रही मैं 5 साल की, मेरी माँ दादी में लगी हुई है, मेरा बाप है नहीं घर पे, और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये हुआ कि मेरा भाई तो 7 साल का था, लेकिन 7 साल के बच्चे को भी क्या, लेकिन मेरे भाई को शायद शक होता या वो कुछ बोल पाता, लेकिन वही बात, हमारे यहाँ तरबियत ही नहीं है बच्चों की कि वो कुछ बता पाएँ। और माँ एक ऐसी चीज़ में बिजी थी जिससे उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं था। कहती ना मैं रो पाती ना मैं चीख पाती, समझ आ ही नहीं पाता था कि होता क्या है। अब कहानी ये ख़त्म नहीं हुई है। कह रही मेरे साथ हफ्तों तक चला, फिर ये चीज़ रुकी तब कि जब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि फिर मेरी माँ को हमारा ख्याल आना शुरू हुआ और वो थोड़ा घर में चीज़ें देखने लगी, तो वो मेरे साथ वो काम नहीं कर सकता। मैंने नैयरा से पूछा कि आज आप ये बात क्यों बता रही हैं, तो नैयरा ने कहा कि ये बात आज तक मैंने किसी को बताई नहीं है। मैं आज भी डरती हूँ, ये जो आज वाक़यात होते हैं ना, कि एक बच्ची के साथ, चंद महीनों की बच्ची, चंद साल की बच्ची के साथ बदफेली हुई, या बच्चे के साथ बदफेली हुई और उसको दफना दिया गया, मार दिया गया, तो कह रही मैं लरस जाती हूँ। मुझसे मेरा शौहर पूछता है कि तुम इतने दिन तुम्हें हो क्या जाता है। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब मैंने अपने शौहर से भी जिक्र नहीं किया, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहरहाल आगे इस कहानी में उसने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की। कह रही है ये बात है 2010 की। 2001 में ये वाक़या हुआ जब 5 साल की थी। अब 2010 में ख़ानदान की एक शादी थी। कह रही मैंने बहुत अरसे तक उस लड़के को नहीं देखा था। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी और वो लड़का गालिबन 21-22 साल का होगा। कह रही हम ख़ानदान की एक शादी में गए, वो शायद माहियों में मेहंदी का इवेंट था। मैंने उस लड़के को देखा, वो मुस्कुराता हुआ सबसे मिलता हुआ उधर घूम रहा था, और मैं उसको देखकर सकते में आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सांस रुक जाएगा। मेरी माँ या मेरे बाप या मेरे भाई ने किसी ने चीज़ नोटिस नहीं की, क्योंकि मैंने नोटिस होने ही नहीं दी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगले ही लम्हे मुझे कुछ बताना पड़ेगा, और बताऊंगी क्या, क्योंकि मैं उस उम्र में 14 साल की उम्र में लड़की बहुत कुछ समझ जाती है। 2010 में उसकी उम्र 14 साल थी, तो मुझे सब याद आ रहा था कि इसने मेरे साथ क्या किया है। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था और मैं डर रही थी, और मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आई जो मैं बोलना चाहती हूँ। कि कोई उसे बोल रहा है कि तुम इस तरह कामयाब हो, कोई से बोल रहा है कि बड़ा फर्माबरदार बच्चा है, कोई कह रहा है जी बड़े हैंडसम हो गए, माशाल्लाह क्या जवान है, और आगे ये करेगा आगे वो करेगा, तुम बड़ी तरक्की करोगे, और वो सबसे ये कमेंट्स वसूल कर रहा है, बड़ा मुस्कुराता हुआ घूम रहा है। नैयरा कहती है कि हमारे सोसाइटी में तो ऐसा, मतलब बहुत से लोगों को बोला जाता है, तो उनमें से शायद 100% तो डेफिनेटली नहीं कह सकती, 1% ऐसे भी होते होंगे। आप मतलब मैं नैयरा का जुमला सुन के वाकई में सोचने पर मजबूर हो गया कि कितने कैमोफ्लाज्ड चेहरे जिन्होंने अपनी नौजवानी में या जिस एज में भी ये काम किए हैं, वो छुपाए हुए होंगे उन्होंने अपने अंदर। बड़े मज़े से वो पॉजिटिव कमेंट्स को एंजॉय करते हैं, और हमारे यहाँ जो इफेक्टिव वो बोल ही नहीं पाता। करी मेरे लिए माहियों के बाद, उस माहियों मेहंदी का जो भी इवेंट था, उसके बाद मैं 14 साल की थी, और मेरे दिमाग में था कि मेरे माँ बाप मुझे बारात और वलीमा में भी ले जाएंगे, और मैंने फिर इसको देखना। और मैं कह रही मैं गई, मुझे जाना पड़ा, मैं मना नहीं कर सकी, और मैंने वो एक टॉर्चर के चंद घंटे, एक ट्रॉमा के चंद घंटे फिर महसूस किए। 2010, 14 साल उसकी एज थी, आज 2026 है, 30 साल की एज हो चुकी है उसकी। वो लड़का जो उस वक्त 21-22 साल का था, आज 2026 है, तो 37-38 साल का होगा। हो सकता है शादी हो गई हो सकता नहीं हुई हो, फैमिली कोई ना कोई होगी, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, नेबर्स होंगे। मैंने बोला आप क्या चाहती हैं कि आज अगर आपको जज बना दिया जाए तो क्या हो। कहती मैं इस कहानी के ज़रिए सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी चीख
अगर किसी माँ बाप के कानों में पड़ जाए और किसी की बच्ची या बच्चा बच जाए तो मेरी तरफ से तो समझ लें एक सदका जारिया है। दूसरी चीज़ मैंने कहा आप उसको करना क्या चाहेंगे, आप जजें। आज वो उसको साबित हो जाता है किसी तरह से, हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है कि चीज़ साबित हो सके, जस्ट इनकेस साबित हो जाए। तो मैंने उनसे ऐसी सवाल करना चाहा कि जान सकूँ इनके अंदर क्या है। तो उन्होंने सीधी एक बात की, कह रही है इस्लाम, आज लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं कि जी ये कर दो वो कर दो। उन्होंने बोला सीधा सीधा शरीयत में जो इस जुर्म की सज़ा है वो उसको मिले। ये 2001 का वाक़या है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, दिल पे पत्थर रख के, कि मैं कहता हूँ वो थोड़ा उसने शायद जो किया ना वो फ़ी ज़माना शायद आधा बुरा काम था, अब तो पूरा बुरा काम हो रहा है। अब ये फेल करने के बाद ऐसे बच्चों और बच्चियों की लाशें मस्ख शुदा मिली जाती हैं, चेहरे को होते हैं, जिस्म जलाए हुए होते हैं और उनकी लाशें मिलती हैं। और अक्सर वही लोग आपने देखा है जो जनाजों में होते हैं, जो मिलके ढूंढ रहे होते हैं, उन्हीं ने ये फेल, ये दरिंदगी की होती है उन बच्चों के साथ। ये शख्स पता नहीं इसने एक बच्चे के साथ किया, एक 5 साल की बच्ची के साथ किया, तो और कितनों के साथ किया होगा। और हो सकता है आज तक कर रहा हो सकता है शादी हो गई हो, लेकिन वो किस मुंह से जिंदा होगा। बहरहाल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वो दरिंदा था, काबिल नफ़रत इंसान था, और उसकी वर्स्ट फॉर्म आजकल आ रही हैं जो आजकल जान भी ले लेती हैं। तो खैर पूरी इस कहानी को सुनाने का मकसद, मैं नैयरा की हिम्मत को दाद देता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत से पर्सनली केसेस जानता हूँ जिनके साथ बचपन में फेल हुए हैं। ये तो मुझे किसी ने कहानी बताई है ना, मैं पुराने मोहल्लों में जहाँ रहता रहा हूँ, मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ और उनकी पर्सनैलिटीज़ में फिर मैंने चेंज आता देखा है, और बड़ा डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट, बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आते हुए देखे हैं। पूरे ये आप किसी का बचपन नहीं मसलते, पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह कर देते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए, ये हमें जज्बात से नहीं प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जैसे वेस्ट अपने बच्चों को महफूज करता है ना, ऐसे सोचना पड़ेगा। इस्लामी शरिया लॉ के मुताबिक करें, वेस्टर्न कानून को अपनाएं, ये अलग बहस है। लेकिन क्या इसको एड्रेस करना चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि ये मसाइल हमारे माशरे में मौजूद हैं, और ये माने बगैर हम आगे नहीं चल सकते। इसके लिए बच्चों की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। हम तो इस चीज़ पर अटक जाते हैं जी, गुड टच बैड टच क्यों पढ़ाएं जी, तो हम साबित ये करते हैं जी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, या ये हमारे कल्चर हमारी सकाफ़त के ख़िलाफ़ है। ये क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, नहीं पढ़ाएं भाई बच्चों को। तो फिर क्या ऐसे लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चों को एजुकेशन ना दें तो बहुत सारे उस तरह के अदील बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, बहुत से उस तरह के अदील हम एक पॉजिटिव, एक कैमोफ्लाज्ड इमेज के साथ अपने माशरों में घूमने दें उनको, और वो बड़े मज़े से चीज़ें एंजॉय करें, और जिन पर उन्होंने जुल्म किया उनको मुस्कुरा कर देखते रहें, और जो मजलूम है वो ज़िंदगी भर डरते रहें। ये फ़ैसला हम सब ने करना है। हमारे बच्चे महफूज हैं तो ये मुआशरा महफूज है, ये मुआशरा महफूज है तो ये शहर, ये मुल्क महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया।